Okay, so we are at the last of pathology now. पैथोलॉजी ये लास्ट टॉपिक है पैथोलॉजी का, इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ जेनेटिक्स नाउ। इन द जेनेटिक्स, व्हाट डज द गिवन पेडिग्री चार्ट इंडिकेट? सो लेट मी चूज द फिंगर कैपेसिटी, देन विल स्टार्ट। व्हाट डज द गिवन पेडिग्री चार्ट इंडिकेट? सो देखो, पेडिग्री चार्ट में जनरली अगर हमको देखना हो तो सबसे पहले बेसिक इनके जो सारे ये बॉक्सेज वगैरह दिए हुए, ये बेसिक हमको जनरली पता होना चाहिए। सो अगर ये बेसिक पता हो जाएगा तो हम पेडिग्री चार्ट एनालिसिस कैसे करेंगे वो भी हमको पता हो जाएगा। सो लेट्स सी द बेसिक थिंग्स इन अ पेडिग्री चार्ट। सो लेट्स सी, ये यहाँ पे जो सिर्फ एक सर्कल के जैसा दिया हुआ है, दैट डिनोट्स फीमेल, इसकी मीनिंग होती है फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये आधा ऐसे और आधा ऐसे, दिस मीन्स नथिंग बट कैरियर, दिस इज नथिंग बट कैरियर स्टेट। अगर ऐसा दिया होगा सो दिस इज कैरियर स्टेट, ऐसा दिया है सो दिस इज नॉर्मल फीमेल, ठीक है। ऐसा दिया हुआ रेक्टेंगल के शेप में, सो दिस इज नथिंग बट द मेल, है ना, और नॉर्मल मेल है ये। और अगर ऐसा दिया हुआ दिस इज इंडेक्स केस, दैट इज प्रोबैंड, ठीक है। आगे देखो, अगर ऐसा दिया हुआ है दिस इज नथिंग बट जेंडर अननोन, एंड ये ऐसा अगर यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, दिस मीन्स डेथ ड्यू टू डिजीज, डेथ हो गई है एंड इट इज ड्यू टू डिजीज, ठीक है, मेल का और ये फीमेल का, ठीक है। यहाँ पे देखो, जनरली ये दोनों अगर ऐसे हैं एंड इट इज पेंटेड विद अ ब्लैक कलर, सो दैट मीन्स दैट इज डिजीज कंडीशन, ठीक है। और अगर ये एक सर्कल है, उसके अंदर एक ब्लैक डॉट है, सर्कल के अंदर ब्लैक डॉट है, दैट मीन्स इट इज अ एक्स लिंक्ड कैरियर, ठीक है। ये एकदम बेसिक चीजें हैं, ये समझ में आनी चाहिए हमको। सर्कल इज देयर एंड बीच में एक लाइन होगा एंड दिस विल बी जनरली अ रेक्टेंगल। सो यहाँ पे अगर स्क्वायर है ना, स्क्वायर में जनरली देखें तो देयर विल बी दिस मीन्स नथिंग बट मैरिज, दिस मीन्स मैरिड, ठीक है। और अगर ऐसा जैसा दिया हुआ है, बीच में अगर ये कट हुआ है, सो दिस इज नथिंग बट डाइवोर्स, ऐसा है, सो दिस इज कॉन्सेंगुइनस मैरिज। कॉन्सेंगुइनस मैरिज जनरली क्या है? इट इज जनरली कॉन्सेंगुइनस मैरिज से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जनरली कॉन्सेंगुइनस मैरिज जनरली रिलेटिव्स के बीच में, जैसे कजिन्स के साथ शादी हो गया, सो दैट इज नथिंग बट कॉन्सेंगुइनस मैरिज, है ना, मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड न्यूमरस टाइम्स, ठीक है। सो जनरली कॉन्सेंगुइनस मैरिज में जनरली क्या होगा, कौन से डिजीज का रिस्क ज़्यादा होगा, सो दैट इज नथिंग बट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये जनरली क्या है, ऑफस्प्रिंग्स है। ये जनरली डाइजाइगोटिक ट्विंस है, दिस इज नथिंग बट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना। ये देखो जनरली यहाँ पे ये देखना है ना, और ये देखना, ये जनरली क्या है, इनफर्टिलिटी और देयर इज नो किड। सो दीज आर द बेसिक जनरली टर्म्स जो हमको याद रखने हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे अगर इतना हमको पता चल गया, सो लेट्स सी दिस पेडिग्री चार्ट। अगर आपको चाहिए पेडिग्री चार्ट के पूरे कैसे जनरली एनालिसिस करें, वो पूरा एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में जाके यस लिखिएगा, मैं वहाँ पे आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखो, डिजीज फीमेल है ना, ये क्या है, मैरिज है, और ये क्या है, नॉर्मल मेल है, ठीक है। सो डिजीज फीमेल नॉर्मल मेल है। अगर अगर यहाँ पे अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ देखो, ये फर्स्ट जनरेशन में इनका जब शादी हुआ तो जो फर्स्ट जनरेशन की यहाँ पे जो आ रही है, सो दिस इज नथिंग बट ऑल आर जनरली अफेक्टेड, बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड, ठीक है, यही देखना है हमको। जो फर्स्ट जनरेशन आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड। अफेक्टेड फादर से, अब जो देखो अफेक्टेड ये फादर है यहाँ पे, इसकी जो फर्दर जनरेशन है इसमें क्या है, नॉर्मल जनरली क्या है, मदर है और अफेक्टेड फादर है, और इसमें कोई भी जनरली अफेक्टेड नहीं है। अगर इधर देखो तो जनरली मदर क्या है, अफेक्टेड है, और फादर जनरली क्या है, नॉट अफेक्टेड, एंड ऑल आर जनरली अफेक्टेड है। सो अगर ऐसा हम देखें, सो दिस इज जनरली बोथ मेल एंड फीमेल यहाँ पे दिख रहा है, कोई जेंडर बायस नहीं दिख रहा है। सो दिस इज नथिंग बट माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, और मदर से जनरली क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। मैटरनल जनरली इनहेरिटेंस यहाँ पे देखा जा रहा है, सो दिस इज एम फॉर मैटरनल इनहेरिटेंस एंड एम फॉर जनरली माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, ठीक है। सो देखो, मदर टू ऑल एंड फादर टू नन, देखो फादर अगर अफेक्टेड है तो किसी को कुछ नहीं हुआ, और मदर अगर अफेक्टेड है, यहाँ पे भी मदर अगर अफेक्टेड, तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, जनरली ऑल आर बीइंग अफेक्टेड। सो दिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू ऑल एंड फादर टू नॉन, दिस लॉ इज फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट रहता है डिसऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होता है, नो जेंडर बयास, वैसे भी जेंडर बयास तो है नहीं यहाँ पे, बट ऑल द जनरेशन आर अफेक्टेड, सारी जनरेशन यहाँ पे क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, ठीक है। जनरली यहाँ देखो, ऑल द जनरेशन विल बी अफेक्टेड एंड एटलीस्ट वन पेरेंट हैज टू बी अफेक्टेड। एक कोई भी पेरेंट, सिर्फ मदर ही नहीं, फादर या फिर मदर कोई भी अफेक्टेड है तो ऑल द जनरेशन विल बी अफेक्टेड। सो दैट इज नथिंग बट ऑटोसोमल डोमिनेंट। यहाँ पे देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव, दिस इज नथिंग बट देयर विल बी नो जेंडर बयास, मेल एंड फीमेल इक्वली विल बी अफेक्टेड, है ना, बट देयर विल बी स्किपिंग ऑफ जनरेशन, जैसे एक जनरेशन में है दूसरे में नहीं होगा, दैट विल बी सीन देयर। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल का हमने पता कर लिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में जनरली मेल्स अफेक्टेड एंड फीमेल्स विल बी कैरियर। कैरियर स्टेट का कैसा होता है मैंने ऑलरेडी आपको जनरली वहाँ पे दिखा दिया। आगे देखो, चाइल्ड इज ब्रॉट विथ माइक्रोसिफेली, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ये मोस्ट कॉमन जनरली क्या है, एनोमेली है, ठीक है।
चाइल्ड इज ब्रॉट विद माइक्रोसिपेली, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एंड रॉकर बॉटम फीट, याद रखना रॉकर बॉटम फीट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर डिलेड एंड चाइल्ड हैज मेंटल रिटार्डेशन। सो अगर रॉकर बॉटम फीट दे रहा है, सो दैट डायग्नोसिस इज गोइंग टुवर्ड्स नथिंग बट पटाउ सिंड्रोम। क्या जा रहा है? पटाउ सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। पटाउ सिंड्रोम क्या है? तो ट्राइजोमी 13 है। अगर यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो एडवर्ड जनरली हम इलेक्शन में वोट करना है ना, इलेक्शन में वोट कितने, ई फॉर एडवर्ड एंड ई फॉर इलेक्शन में वोट करना। सो जनरली कितने ईयर्स में करते हैं? दैट इज नथिंग बट 80। सो दिस इज नथिंग बट ट्राइसोमी 18। ठीक है, ट्राइसोमी 18। अब ये ट्राइसोमी 18 को अगर हम देखें तो दिस इज मैटरनल ओरिजिन, मेंटली रिटार्डेड होंगे यहाँ पे, हार्ट में पीडीए दिखेगा एंड रॉकर बॉटम फीट भी यहाँ पे जनरली क्या होगा? दिखेगा। रॉकर बॉटम फीट यहाँ पे भी दिखेगा। बट जनरली देखो ट्राइसोमी 13 हमने यहाँ पे क्यों लगाया? पटाउ सिंड्रोम क्यों लगाया? ये मैटरनल ओरिजिन है, मेंटल रिटार्डेशन विल बी देयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेंटली रिटार्डेड है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेड, हार्ट में पीडीए यहाँ पर भी होगा, रॉकर बॉटम फीट, पोलीडेक्टाइली, पैलेट लिप, ये जनरली यहाँ पे सबसे पैलेट लिप, जो जनरली पैलेट जो होता है, क्लेफ्ट लिप जो होता है, वो प्रेजेंट जनरली किसमें होता है? पटाउ सिंड्रोम में होता है। इट इज नॉट सीन जनरली इन द एडवर्ड सिंड्रोम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉबेरी स्केल, हॉर्स टू किडनी और ओवरलैपिंग फिंगर। सो दिस इज जनरली द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन द पटाउ सिंड्रोम। नहीं तो बहुत सारे क्या होते हैं जनरली सेम ही रहते हैं। सो मेनली हमको क्या देखना था वहाँ पे? रॉकर बॉटम फीट तो दोनों में है। सो जनरली पोलीडेक्टाइली, पैलेट क्लेफ्ट लिप, पैलेट क्लेफ्ट लिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू सी देयर। आगे देखो, मैं आपको चलो यहाँ पे सारी चीज़ें करवा ही देता हूँ, क्यों बाकी रहा है ना। सो यहाँ पे देखो, नॉन मेंडेलियन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। सो व्हाट आर द नॉन मेंडेलियन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स? यहाँ पे देखो, एक होगा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, एक होगा ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स एंड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड गोनाडल मोसाइसिज्म। ये चार तरह की नॉन मेंडेलियन एंड क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स होंगे। सो इसमें देखो, द फर्स्ट थिंग मैटरनल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल जो जनरली होते हैं दे हैव मैटरनल इनहेरिटेंस। एग्जांपल मेलास, सीपीयू, एलएचओएम एंड एनएचएआरपी। ठीक है, एनएआरपी। अब यहाँ देखो, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स में, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स में क्या होंगे? सीजीजी की रिपीट होगी तो वहाँ पे क्या होगा? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, सीटीजी की रिपीट होगी। फ्रेडरिक अटेक्सिया में जीए का रिपीट होगा, है ना। हंटिंगटन्स डिजीज में सीएजी का रिपीट होगा और केनेडी डिजीज में सीएजी का अगेन रिपीट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में देखें तो जनरली प्रेटरुलाई एंड एंजलमैन सिंड्रोम विल बी देयर। वहीं पे अगर गोनाइडल मोसाइसिज्म में देखें तो जनरली ड्यू टू द पोस्ट जाइगोटिक म्यूटेशन इन द जर्म सेल्स। गोनाइडल मोसाइसिज्म इज जनरली ड्यू टू द पोस्ट जाइगोटिक म्यूटेशन इन जर्म सेल्स। इफ देयर इज अ केस ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इन अ चाइल्ड एंड इफ नो वन इन द फैमिली इज अफेक्टेड, सो दिस इज नथिंग बट गोनाइडल मोसाइसिज्म। ठीक है, ये जनरली एग्जाम्पल है। आगे देखो, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर वो तो जनरली क्या था? देखो, नॉन मेंडेलियन एंड क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में हमने देखा था। अभी अगर सीधा अगर हम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, वो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे, यहाँ पे जनरली क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स में अगर देखें, सो देयर विल बी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर और न्यूमेरिकल डिसऑर्डर। क्रोमोजोम में दो टाइप की जनरली क्या हो सकती है? डिसऑर्डर हो सकती है। एक तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गया क्रोमोजोम के, या फिर दूसरा क्रोमोजोम के नंबर में। जैसे कहीं पे क्या हो जाता है, 46 जनरली होता है हम में, है ना। जनरली ह्यूमंस है 46 क्रोमोजोम्स है ना, 23 पेयर। तो या तो नंबर बढ़ गया, या फिर जनरली घट गया, या फिर जनरली क्या हो गया कि आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर विल बी प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजोम। सो इफ वी सी द स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स, डिलीशन और लॉस अगर हो गया, दैट विल लीड टू वॉन हिप्पल लिंडौ सिंड्रोम। ठीक है, वीएचएल सिंड्रोम। इन्वर्सन हो गया, दैट विल लीड टू एएमएल M4, दैट इज इन्वर्सन 16 की वजह से। ट्रांसलोकेशन की वजह से सीएमएल होगा, दैट इज बीसीआर एबीएल फ्यूजन। आपको पैथोलॉजी में मैंने बहुत डिटेल में, जब मैंने वो नियोप्लेजिया करवाया था उस टाइम पे मैंने आपको बोला था T92 ट्रांसलोकेशन ऑफ 922। रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, दैट इज ट्रांसलोकेशन 1421, है ना। रिंग क्रोमोजोम, दैट इज सीन इन द टर्नर सिंड्रोम। आइसोक्रोमोजोम, दैट इज टेस्टिकुलर CA I12P, है ना। और क्रोमोथ्राइप्सिस, जनरल क्रोमोथ्राइप्सिस विल बी सीन इन बोन एंड ब्लड कैंसर। इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछेंगे AML CML वाला, है ना। उसके बाद आ जाओ न्यूमेरिकल डिसऑर्डर में। न्यूमेरिकल डिसऑर्डर में अगर ट्राइजोमी की बात करें तो जनरली पेयर्स में रहते हैं। अगर ट्राइजोमी हो गया तो क्या हो गया? देखो, मोस्ट कॉमन ट्राइजोमी क्या है? ट्राइजोमी 16, दैट इज नॉट कॉम्पेटिबल विथ लाइफ। ठीक है, मोस्ट कॉमन ट्राइजोमी कॉम्पेटिबल विथ लाइफ, मोस्ट कॉमन ट्राइजोमी नॉट कॉम्पेटिबल विथ लाइफ एंड मोस्ट कॉमन ट्राइजोमी कॉम्पेटिबल, जिसमें क्या होता है? ये ट्राइजोमी होने से क्या हो जाता है? लाइफ चल सकता है ना। जो बच्चा होंगे वो जनरली क्या होगा? वो सर्वाइव कर सकता है। बट ये जो है जनरली जो इनकॉम्पेटिबल विथ लाइफ है उसमें सर्वाइव ही नहीं करेगा, या तो इन विट्रो डेथ हो जाएगा, अंदर ही मर जाएगा इन विट्रो, है ना। या फिर जनरली क्या हो जाएगा? बाहर आने के बाद तुरंत वो खत्म हो जाएगा। सो मोस्ट कॉमन ट्राइजोमी कॉम्पेटिबल विथ लाइफ इज T21, दैट इज डाउन सिंड्रोम। सो ओवरऑल मोस्ट कॉमन जनरली हमको पूछे तो विल बी गोइंग विथ डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी 21। मोनोसोमी की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम, दैट इज 45XO, ओनली मोनोसोमी कॉम्पेटिबल विथ लाइफ। सो इतना अगर हम यहाँ पे पढ़ लेंगे तो विल बी गुड टू गो विथ ऑल दिस थिंग्स। चलो आगे देखते हैं। जेनेटिक्स थोड़ा वास्ट है ना, सो इसमें
थोड़े से हमको जाना होगा। सो ये देखो, कमेंट ऑन द सिंड्रोम फ्रॉम द कैरियोटाइप सोन बिलो, कमेंट ऑन द सिंड्रोम फ्रॉम द कैरियोटाइप सोन बिलो। ये कैरियोटाइप देखो, कैरियोटाइप क्या है, जनरली ह्यूमन क्रोमोजोम की जनरली पिक्टोरियल जनरली एक प्रेजेंटेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं ना, कैरियोटाइप बोलते थे, कि जितने भी हमारे क्रोमोजोम है उसको एक पिक्चर में बना के हमारे साथ एक पेपर में हमको जनरली दिखाएगा। वही यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5 नंबर की क्रोमोजोम, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 11 12 ऐसे करके सब दिखे। यहाँ पे देखो सब में जनरली वन पेयर होंगे, बट यहाँ पे 18 नंबर में देखो, आप 18 नंबर में देखो कितने हैं, 3 है। जनरली वन पेयर से एक ज़्यादा है। सो जनरली यहाँ पे क्या हो, 18 का 3 है। सो दिस इज ट्राइसोमी 18 दिखा रहा है हमको। 18 क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम ज़्यादा है, सो दैट इज नथिंग बट ट्राइसोमी ऑफ 18। और 18 में हम क्या करते हैं, इलेक्शन में वोट डालते हैं, और 18 में इलेक्शन में वोट डालते हैं तो ई फॉर इलेक्शन एंड ई फॉर एडवर्ड सिंड्रोम। सो दिस इज आवर एडवर्ड सिंड्रोम। ये बहुत ईजी है, ये देख के डरना नहीं है, बस यहाँ पे खोजो कि जनरली कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, ये देखो मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में कहाँ पे बताया था, बायोकेमिस्ट्री में बताया था। क्रिस्पर कैस9 इज नथिंग बट अ जीनोम एडिटिंग टूल। ठीक है, जीनोम एडिटिंग टूल। Which of the following lipid storage disorder shows a cherry red spot but no organomegaly? Cherry red spot but no organomegaly is noted on per abdominal examination, but no organomegaly is generally noted on per abdominal. देखो नीमेनपिक डिजीज में क्या होगा, स्प्लिनोमेगाली होगा, यानी कि ऑर्गेनोमेगाली दिख रहा है। वॉन जीआरके में क्या होगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है ना, इट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। सो यहाँ पे जनरली लिपिड स्टोरेज डिजीज की बात ही नहीं हुई है ना। गौचर्स डिजीज इज जनरली, गौचर डिजीज में स्प्लिनोमेगाली विल बी सीन देयर एंड क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस विल also be seen in generally Gaucher's disease. Tay-Sachs disease, so generally हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, नो ऑर्गेनोमेगाली इज नोटेड ऑन जनरली आवर Tay-Sachs डिजीज। चलो ये मैं आपको करवा देता हूँ, लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर्स पे आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो Tay-Sachs डिजीज की अगर हम बात करें तो ये डेफिशिएंसी किसकी वजह से होगी, अल्फा हेक्सोएमिनिडेज की वजह से। हेक्सोसाइमिडेज ये जनरली मैंने आपको बहुत डिटेल में कहाँ पे करवाया, बायोकेमिस्ट्री में करवाया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बस हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखो ऑल लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज आर ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सेप्ट फॉर फैब्री एंड हंटर डिजीज विच आर एक्स लिंक्ड, है ना। नीमेनपिक डिजीज में जनरली स्प्लीन की क्या हो जाएगी, जनरली यहाँ पे स्प्लीन में दिक्कत होगा एंड देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज, है ना। गाउचर डिजीज में बोन पेन होगा, बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज की कमी होगी, है ना। फेब्री डिजीज में अल्फा गैलेक्टोसिडेज की कमी होगी। क्रैबे डिजीज में बीटा गैलेक्टोसिडेज, है ना, डेफिशिएंट होगा। मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी में एराइल सल्फेटेज एमएलए की डेफिशिएंसी। हर्लर डिजीज में जनरली अल्फा 1 आइडियूरोनिडेज, और हंटर्स डिजीज में आइडियूरिनेट 2 सल्फेटेज की जनरली क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। ये इंजाइम अगर आप याद कर ले तो बहुत अच्छा होगा, है ना, बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन not only in pathology but most of the time this has been asked in biochemistry। और आपको पता है बायोकेमिस्ट्री 17 मार्क्स जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एफएमजी एग्जामिनेशन। आगे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेक्सान्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर। हमने अभी रिपीट डिसऑर्डर की बात की थी। सो जनरली यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रंटो टेम्पोरल डिसऑर्डर इज, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया इज जनरली क्या है, जनरली हेक्सा टेम्पोरल। अभी हेक्सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर में क्या कहा था, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, फ्रेडरिक अटेक्सिया, हंटिंगटन डिजीज एंड केनेडी डिजीज, दिस वर ऑल ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिजीज। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हेक्सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिजीज पूछ रहा है। सो हेक्सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिजीज में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, है ना, ये देखो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, और दूसरा अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। सो दिस इज नथिंग बट हेक्सान्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर। ट्राइन्यूक्लियोटाइड की मैंने सारी वहाँ पे आपको बता दी थी, बाकी जितना दिया हुआ दीज आर ट्राइन्यूक्लियोटाइड, बट दिस इज जनरली और हेक्सान्यूक्लियोटाइड। तो इसमें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कि हमको जनरली अगर क्या ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स पता है कि कौन कौन से हैं, तो इसमें अगर ये तीनों ट्राइन्यूक्लियोटाइड है तो इनको हम हटा देंगे, तो बस एक ही बचा। सो आंसर ऑफ एक्सक्लूजन से भी हम जनरली इसको कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट इज हैविंग मल्टीपल, जरूरी नहीं है कि हमको ये पता होना चाहिए, बट जनरली पता रख लो, दो चीज़ें पता रख लो, क्या है, frontotemporal dementia and amyotrophic lateral sclerosis are the hexanucleotide repeat disorders। आगे देखो, patient is having multiple small nodules all over the body with cafe au lait macules, eye examination shows Lisk nodules on iris, Lisk nodules on iris। ये सब डेफिनेटिव फाइंडिंग्स है, जनरली इसको याद रखो। सो generally Lisk nodules and cafe au lait macules, the diagnosis is going toward NF1 neurofibromatosis 1, और यहाँ पे क्या होगा, NF1 जीन क्रोमोजोम 17 पे जनरली क्या होगा, म्यूटेशन होगा। सो दिस इज नथिंग बट द न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। आगे चलो देखते हैं, है ना। सो लेट्स सी रीटर सिंड्रोम। रीटर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ करके पूछ रहे हैं। सो व्हाट इज रीटर सिंड्रोम, रीटर सिंड्रोम को हम जनरली क्या ही बोलते हैं, रीटर सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव आर्थराइटिस। रुको मैं जरा
चेंज करता हूँ, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव अर्थराइटिस ड्यू टू क्लामाइडिया और सीजेला इन्फेक्शन इन अ पेशेंट विथ HLA-B27 एसोसिएशन। ऑलरेडी पेशेंट HLA-B27 की प्रॉब्लम से हैं एंड देयर विल बी द एडिटिव इन्फेक्शन ऑफ क्लामाइडिया एंड सीजेला दैट विल लीड टू रिएक्टिव अर्थराइटिस, जिसकी को हम क्या बोलते हैं, रिटर सिंड्रोम भी बोलते हैं। HLA-B27 के एसोसिएशन हमको याद रखने चाहिए। देखो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एंड सोरियाट्रिक अर्थराइटिस, ऑल दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद HLA-B27, ये याद रखना है हमको, ठीक है। HLA-DQ8 और DQ2 दिस इज जनरली एसोसिएटेड विद सीलियाक डिजीज, जिसको हम सीलियाक स्प्रू भी बोलते हैं, है ना, ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी है ना। HLA-DR3 की अगर बात करें तो दिस इज एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, है ना, SLE। उसके बाद ग्रेव्स डिजीज, हाशीमोटो थायराइडाइटिस एंड एडिसन डिजीज। आगे देखो, HLA-DR4 जनरली किससे होता है? HLA-DR4 इज एसोसिएटेड विथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, DM1 एंड एडिसन डिजीज एंड B57 विल बी एसोसिएटेड विथ एवाकाविर हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। एवाकाविर एक वायरल एंटीवायरल ड्रग में जनरली हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से B57 होगा। म्यूटेशन एसोसिएटेड विथ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज नथिंग बट T922, दैट इज ALL में जो दिखता है लेस कॉमन होता है ALL में, बट इट इज मोस्ट कॉमन इन जनरली CML, जहाँ पे BCR-ABL फ्यूजन जिसको हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, दिस इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अभी हमने नीचे पढ़ा था ट्रांसलोकेशन कौन कौन सा है और बाकी बाकी कौन कौन सा है। यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखो ट्रांसलोकेशन में CML दैट इज जनरली 922 BCR-ABL फ्यूजन, ठीक है, BCR-ABL फ्यूजन। आगे देखो, और टीनेज फीमेल पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विथ हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, वेब्ड नेक with widely spaced hypoplastic nipples, widely spaced and hypoplastic nipples, वेब्ड नेक भी है। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट कैरियोटाइपिंग? सो दिस इज नथिंग बट जनरली दिस इज द टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है? जनरली टर्नर सिंड्रोम है। 45XO जनरली क्या है? फीमेल, 45XO एंड दिस इज जेंडर फीमेल होगा, जनरली फीमेल की बात कर रहा है तो, क्योंकि 47XXY अगर हम जनरली देखें तो ये जनरली यहाँ पे क्या हुआ, एक बढ़ गया, ठीक है, XXY दैट इज मेल आ गया, ये मेल में दिखेगा जनरली, दैट इज नथिंग बट क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। और इसमें स्मॉल फॉर्म टेस्टिस होंगे, है ना, इनफर्टिलिटी विल बी देयर, इंक्रीज्ड लॉन्ग बोन लेंथ एंड गायनेकोमास्टिया विल आल्सो बी सीन। गायनेक, अच्छा एक चीज यहाँ पे रुको, वीडियो को पॉज करो और एक क्वेश्चन का जवाब मुझे दो कि गाइनेकोमास्टिया जनरली कौन कौन से ड्रग करते हैं? गाइनेकोमास्टिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ड्रग्स, अगर फार्माकोलॉजी आपने किया। इसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद फार्माकोलॉजी करूंगा। सो जस्ट स्टॉप इट एंड राइट डाउन द ड्रग्स व्हिच कॉजेज गाइनेकोमास्टिया, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखो, 45XO टर्नर सिंड्रोम, फीमेल में शॉर्ट स्टेचर एसोसिएटेड विद SHOX जीन, है ना, जनरली ओवेरियन डिसजेनेसिस होगा, ब्रॉड चेस्ट होगा, वाइडली स्पेस निपल, देखो ये याद रखो, वाइडली स्पेस निपल्स, दैट इज नथिंग बट टर्नर सिंड्रोम 45XO, ठीक है। यहाँ पे देखो चार कोएक्टेशन ऑफ ऑर्टा होगा, हॉर्सू किडनी, शॉर्ट एंड फोर्थ मेटाकार्पल्स एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी एमेनोरिया। सो वहाँ से भी एक डायग्नोसिस बन गया कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया इज नथिंग बट जनरली द टर्नर सिंड्रोम। आगे देखो, 46XX क्या है? 46XX में क्या होगा? जनरली ओवरीज प्रेजेंट बट एक्सटर्नल जेनिटेरिया आर रिलीज्ड और अटिपिकल, अटिपिकल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, और जनरली मोस्ट कॉमन ड्यू टू कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया दैट इज इंक्रीज्ड एंड्रोजिन इन अर्ली डेवलपमेंट दैट लीड टू 46XX। 46YY में जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेस्टिस प्रेजेंट बट जनरली एक्सटर्नल जेनिटेरिया आर फेमिनाइज्ड और अटिपिकल, मोस्ट कॉमन ड्यू टू एंड्रोजन insensitivity syndrome. So these are all related to the other explanations of the answers. If both parents are suffering from beta thalassemia and beta thalassemia trait, they are not suffering from beta thalassemia but they are suffering from beta thalassemia, they are the traits, है ना, देन द चांसेज ऑफ चाइल्ड बीइंग डिजीज आर कितना? देखो जनरली बीटा थैलेसेमिया क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। बीटा थैलेसेमिया इज द ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, सो बोथ पेरेंट्स नीड टू हैव द म्यूटेटेड जीन इन ऑर्डर टू हैव द चाइल्ड डिजीज। इफ बोथ हैव ट्रेट्स, देखो अगर दोनों पेरेंट्स को जनरली क्या है? बीटा थैलेसेमिया है, if they are diseased then only the child can have generally what, the child can have the disease, but अगर दोनों में generally traits है तो only 25% chances will be there, so our answer will be 25%, ठीक है। बीटा थैलेसेमिया की अगर हम बात करें तो जनरली बीटा थैलेसेमिया में कैसा दिखता है? जनरली अगर इसका हम क्लिनिकल पिक्चर की बात करें, सो इफ यू सी द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, और उसके बाद अगर आप CBC वगैरह सब लेके अगर करें तो देयर विल बी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और यहाँ पे कैसे होंगे? नॉन सेंस म्यूटेशंस की वजह से ये होगा, ठीक है। थैलेसेमिया की अगर हम बात करें तो जनरली देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, दिस विल बी अगेन आस्क्ड इन द फिजियोलॉजी आल्सो। सो एडल्ट हीमोग्लोबिन जनरली क्या से बना होता है? अल्फा 2 एंड बीटा 2 चेन्स, देयर विल बी अल्फा 2 एंड बीटा 2 चेन्स, 4 alpha genes are present on chromosome 16 and 2 beta genes on chromosome 11,
जनरली क्या था, 4 अल्फा जीन्स विल बी प्रेजेंट ऑन जनरली क्रोमोजोम 16 एंड 2 बीटा जीन्स विल बी प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम 11. दिस गिव्स 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स रेस्पेक्टिवली. ये जो जीन्स है दे विल बी कोडिंग, जो 4 जीन है वो 2 अल्फा देंगे, 4 अल्फा जीन विल गिव 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा जीन्स विल गिव अगेन 2 बीटा चेन्स. तो एब्सेंस ऑफ अल्फा जीन अगर हो गया तो उसको हम बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, एंड एब्सेंस ऑफ बीटा जीन हो गया तो दैट विल लीड टू बीटा थैलेसीमिया. बस सिंपल, इतना सिंपल है थैलेसीमिया का जनरली पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है, सो ये हमको जनरली याद रखना है. आगे चलो मैं आपको दिखाता हूँ. पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द जनरली फॉलोइंग पेडिग्री. इस पेडिग्री में जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस दिखाया गया है उसके बारे में चलो देख लेते हैं. ये देखो अगेन वन अफेक्टेड है यहाँ पे, ये मेल है ना, ये जनरली यहाँ पे जनरली क्या आ रहा है, मेल है और ये फीमेल है. सो मेल इज अफेक्टेड, फीमेल इज नॉट अफेक्टेड, वन इज अफेक्टेड, आइदर मेल और फीमेल इज अफेक्टेड. और ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट जनरेशन है स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिख रहा है. बस यही चीज़ें हमको नोट करनी है, तो घूमते रह जाओगे इसमें. सो जनरली द फर्स्ट जनरेशन इज क्या, स्किपिंग ऑफ जनरेशन. और अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन है तो यहाँ पे देखो स्किपिंग ऑफ जनरेशन के बाद जनरली क्या दिखा रहा है, बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड, नो जेंडर बयास. 3-4 चीज़ें हमको अगर पता चल गया तो वी आर गुड टू गो. ए आर दिस इज नथिंग बट नो जेंडर बयास है और स्किपिंग ऑफ जनरेशन, सो दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, नो जेंडर बयास होता है, प्लस क्या होता है, ऑल जनरेशन अफेक्टेड. सो यहाँ पे भी ये सब अफेक्टेड होते हैं. ठीक है, एटलीस्ट वन पेरेंट हैज़ टू बी अफेक्टेड, है ना. एक्सएलडी एक्स लिंक्ड में जनरली क्या होगा, that to all daughters from daughters to 50% of their offspring. इतना याद रखना. XLR में मेल अफेक्ट्स फीमेल कैरियर. ठीक है, मेल अफेक्ट फीमेल्स कैरियर. अब मेल्स अफेक्टेड होंगे और फीमेल्स कैरियर होंगे. इफ डिजीज इज गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम ग्रैंड मदर टू मदर, ग्रैंड मदर टू मदर आ रहा है, देन द चांसेज ऑफ डिजीज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन आर. देखो ये जनरली क्या हो रहा है, मेल ग्रैंड मदर टू मदर आए, यानी कि फर्स्ट जनरेशन अफेक्ट जनरली स्किप नहीं कर रहा है. सो जनरली ऑल द जनरेशन आर being affected, no generation skip is seen and this is nothing but autosomal dominant condition. और ये कितना होगा, 50% चांसेज होंगे. आगे देखो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 प्रेजेंट्स एज कैफे ऑल स्पोर्ट्स, ऊपर ही हमने अभी किया था. कुछ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज दिस इज नथिंग बट ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन. देखो NF1 क्या होता है, मल्टीपल कैफे ऑल एमैक्यूल्स होगा, वहाँ पे इंटर ट्राइजीनस फ्रेकलिंग होगा, मल्टीपल क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमाज होंगे, एंड जो वहाँ पे जो हमको नोडुलर जनरली शरीर पे जो पूरे शरीर पे देखा जाता है वही क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमाज. एंड लर्निंग डिसेबिलिटी विल बी एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स विल आल्सो बी देयर. चलो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देना चाह रहा था ये डिसऑर्डर्स के बारे में. जनरली देखो अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, सारों को मैंने एक जगह पे रखा है. देखो इसमें हम याद कर सकते हो, वो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोमिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है. आपको निमोनिक चाहिए तो करो, वरना देखो वॉन विलेब्रांड डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. जनरली फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, यहाँ पे रोको वीडियो और मुझे बताओ फैमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस के डायग्नोसिस के लिए कितने पॉलिप्स होने चाहिए, मिनिमम कितने पॉलिप्स. जस्ट स्टॉप इट एंड देन टेल मी, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स मूव. मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आई थिंक यू हैव गिवन मी द आंसर. यहाँ देखो फैमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, सो दिस इज जनरली ऑटोसोमल. यहाँ पे मैं जितना बता रहा हूँ दैट ऑल आर जनरली ऑटोसोमल कंडीशन, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन. हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है ना, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मार्फन सिंड्रोम, इंटरमिटेंट पोरफायरिया, NF1 अकोंड्रोप्लाजिया, NF2 ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, हंटिंगटन डिजीज एंड जनरली हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस. दीज ऑल आर ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशंस. अभी देखो ऑटोसोमल रिसेसिव देख लो. ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, एल्बिनिज्म, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, बीटा थैलेसेमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस. याद कर सकते हो ABCDEFGH SPW करके याद कर सकते हो. सो यहाँ पे देखो डेफनेस दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, enzyme deficiencies, glycogen storage and lysosomal storage, Friedreich's ataxia, Fanconi anemia, galactosemia, hemochromatoses, Hurler syndrome, sickle cell disease, है ना, phenylketonuria, विल्सन डिजीज. ये हेमोक्रोमेटोसिस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सो जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस, विल्सन डिजीज एंड phenylketonuria. आगे देखो जनरली इसमें अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की बात करें, सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेज में G6PD डेफिशिएंसी, रेटिनाइटिस पिगमेंट, ये ग्राहम बेल करके याद कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, हीमोफिलिया ANB, हाइड्रोसिफिलस, एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, मेनकेज डिजीज, बेकर्स एंड ड्यूकेंस मस्कुलर. रुक जाओ यहाँ पे रुको, मुझे आप बताओ कि जनरली ड्यूकिन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या एब्सेंट होने की वजह से जनरली क्या होगा, ड्यूकिन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा. जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेल मी. ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है. ब्लाइंडनेस, कॉलर ब्लाइंडनेस, है ना, एमेरी ड्रीफस डिस्ट्रॉफी, लिस्टनियान सिंड्रोम एंड लॉवे डिजीज. लिस्टनियान सिंड्रोम, अगेन लिस्टनियान सिंड्रोम, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम. जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेल मी. ठीक है,
फैमिलियर, इससे आपको क्या होगा, पुराना वाला भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। जस्ट डू इट। एग्जाम्पल्स देखो, फेयर एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए क्या है, फेशियल ओरो सिंड्रोम है ना, एल्पोर्ट डिजीज है ना, एल्पोर्ट सिंड्रोम, उसके बाद इनकॉन्टिनेंटा पिगमेंटो एंड रेसिस्टेंट रिकेट्स, दीज आर नथिंग बट द एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन। ये याद रखना, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा। A couple is trying to have a child for the past 2 years, and after multiple unsuccessful trials, they went for respective examination. Investigation of female came out to be absolutely normal, but male showed presence of gynecomastia. Small testis, scanty pubic hairs. He has a history of antisocial behavior during school days. Most probably he has, this is nothing, a clear cut case of gynecomastia, clear cut case of Klinefelter syndrome. यहाँ देखो, ये अगर विलियम सिंड्रोम की बात करें तो विलियम सिंड्रोम में क्या होगा, देखो विलियम सिंड्रोम में देयर विल बी कंजेनाइटल माइक्रो डिलीशन ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7। द डिलीटेड रीजन विल इंक्लूड इलास्टिन जीन। इलास्टिन जीन की जनरली क्या होगी, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। सो देयर विल बी elfin phases, intellectual disability and hypercalcemia will be seen. Extreme friendliness with a stranger, अगर किसी स्ट्रेंजर के साथ जनरली बहुत ज़्यादा, आपने कभी उसको देखा नहीं, बट ये लोग जो विलियम सिंड्रोम वाले होंगे, ये फर्स्ट टाइम उसको देखेंगे और उसके साथ इतना घुल मिल जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। यू विल थिंक लाइक दे आर द फ्रेंड्स फ्रॉम लाइक 20 years, ऐसा लगेगा आपको। Supravalvular aortic stenosis will be seen and renal artery stenosis will be seen in the Williams syndrome. Noonan syndrome की अगर हम बात करें, अगेन दिस Noonan syndrome looks like Turner and has pulmonic stenosis। ठीक है, pulmonic stenosis करके ही हमको पूछा जाता है जनरली ऑप्स गाइने में। मार्फन सिंड्रोम की अगर बात करें तो जनरली द आर्म मार्फेनोइड हैबिटस करके भी हम पढ़ते हैं ना। सो जनरली देयर विल बी आर्म स्पैन ग्रेटर द हैंड, ये पूरा आर्म स्पैन अगर वो उनका देखोगे तो वो जनरली हाइट से ज़्यादा बड़ा होगा। सो दिस इज नथिंग बट वहाँ पे क्या होगा, ऑर्टिक डाइसेक्शन भी होगा। FBN1 जीन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 15, डिफेक्टिव फिब्रिलिन 1 होगा। चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी दैट इज पेक्टस कैरिनेटम विल बी सीन इन जनरली द मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट शोज, जनरली यहाँ पे देखो स्मॉल टेस्टिस का मतलब क्या हुआ, दैट इज नथिंग बट हाइपोगोनाडिज्म, दैट इज द क्लियर कट जनरली क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट शोज व्हिच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, व्हिच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखो ये मैंने आपको कहाँ पर भी करवाया है, जनरली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में एनाटॉमी में बहुत डिटेल में मैंने आपको करवाया है। अगर नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके देख लो एक बार। देखो न्यूरल ट्यूब में जनरली क्या होगा, 2 पोर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब में 2 ट्यूब पोर्स प्रेजेंट होंगे, एक एंटेरियर न्यूरोपोर और एक क्या होगा, पोस्टेरियर न्यूरोपोर। एंटेरियर न्यूरोपोर जो आगे वाला होता है एंटेरियर न्यूरोपोर, उसको हम क्या भी बोलते हैं, क्रेनियल न्यूरोपोर या फिर रोस्ट्रल न्यूरोपोर। ये जनरली 25th डे पे क्लोज हो जाता है। और जनरली पोस्टेरियर न्यूरोपोर जो होता है वो जनरली क्या होता है, जिसको हम कॉडल यानी कि पीछे वाला यानी कि कॉडल न्यूरोपोर, एंड इट क्लोजेज ऑन 27th और 28th। दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कि इतने दिन में क्लोज हो जाएगा। बट जनरली अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो अगर क्रेनियल ऊपर वाला अगर जनरली या फिर आगे वाला, ऐसे करके समझो कि क्रेनियल यानी कि ऊपर वाला हेड के रीजन का जनरली क्या हुआ, फ्यूज नहीं हुआ या फिर क्लोज नहीं हुआ, वो न्यूरोपोर अगर क्लोज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अनएनसीफेली हो जाएगा। अगर जनरली नीचे वाला, सो दैट इज नथिंग बट द caudal neuropore. If caudal neuropore fails to close, that will lead to a condition known as spina bifida। और अगर जनरली क्या होगा, एक पिक्चर भी मैंने आपको जनरली दिखाया था, ऐसा पिक्चर था जनरली कि ऊपर में एनेंसीफेली भी है ना, एनेंसीफेली दैट इज ड्यू टू द नॉट क्लोजर, दैट इज नॉट क्लोजर ऑफ जनरली क्या, क्लोजर किसका नहीं हुआ है, दैट इज नॉट द क्लोजर ऑफ जनरली क्रेनियल न्यूरोपोर। क्रेनियल न्यूरोपोर नहीं है तो एनेंसीफेली हो ही गया। प्लस क्या है, स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी फ्यूज नहीं हुआ। सो दैट इज नथिंग बट 2 पिक्चर्स आर इन द सेम। यहाँ पे देखो ये भी फ्यूज नहीं हुआ और ये भी फ्यूज नहीं हुआ। सो दिस बोथ conditions if they are present, so that is nothing but anencephaly plus spina bifida, that will be together called as cranial rachis. That will be called as cranial rachis, the anencephaly along with the failure of spinous process to fuse, this is cranial rachis। ठीक है, this is cranial rachis। now I am asking you a question, प्लीज लिसन टू इट क्लियरली। यहाँ पे देखो ये मैंने आपको क्रेनियल रेकिस्काइसिस की बात की, द सेम टर्म और रिलेटेड टर्म यू विल कम टू नो इन, अगर जनरली क्या हुआ है कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स हर्निएट करके बाहर आ रहे हैं बच्चे में, है ना, न्यूबॉर्न है ना, जस्ट डिलीवरी हुआ है, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जनरली द गैस्ट्रिक कंटेंट्स आर आउटसाइड एंड इट इज कवर्ड विथ जनरली व्हाट, इट इज कवर्ड विथ अ amnion sac। what is that condition called? And if it is not covered with amnion sac, what is that condition called? Just pause the video, take your time, just pause the video and tell me the answer. Okay, okay, so now you must have told me the answer,
देखो अगर वो जनरली क्या है, ऊपर से अगर एमनियन सैक्स है, द गैस्ट्रिक कंटेंट्स व्हिच हैव herniated out, if it is closed with a amnion sac, that will be called as omphalocele, and if it is not covered with an amnion sac, that is nothing but, यहाँ पे हमने रेकिस्काइसिस पढ़ा था जनरली, क्या क्रेनियल रेकिस्काइसिस, एंड दैट विल बी जनरल गैस्ट्रोकाइसिस। सो दिस इज द आंसर। ये भी दोनों क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, सो आई होप यू हैव मेड योर आंसर राइट। ठीक है, सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट शोज व्हिच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो एनाटॉमी हो गया। आप उसमें पैथोलॉजी क्या पूछ रहा है, कौन सा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। सो दैट इज नथिंग बट मल्टी फैक्टोरियल, जनरली मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस, क्योंकि जनरली फेलियर क्लोजर के फेलियर से भी हो सकता है, और जनरली दूसरा क्या हो सकता है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी से भी स्पाइना बाइफिडा हो सकता है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड मैटरनल डायबिटीज की वजह से भी जनरली क्या हो सकता है, देयर विल बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। सो देयर आर मल्टी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन द डिजीज इनहेरिटेड फ्रॉम ग्रैंड मदर टू फादर, ग्रैंड मदर से फादर एंड देन फादर टू हिज सन, फादर टू हिज सन। सो देखो ग्रैंड मदर फर्स्ट जनरेशन से फादर सेकंड जनरेशन, एंड थर्ड जनरेशन सन में भी जनरली आ रहा है। सो ऑल द जनरेशन आर अफेक्टेड, नो स्किप इन जनरेशन। ये क्या हो गया, अब जेंडर बायस भी नहीं है, क्योंकि ग्रैंड मदर से फादर में आया था, फादर से सन में, यानी कि मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हो। सो दिस इज नथिंग बट ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। बस यही चीजें ध्यान रखनी है। XLR क्या होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, फीमेल्स आर नॉट अफेक्टेड, यहाँ पे तो फीमेल्स अफेक्टेड है, सो दे आर कैरियर्स। ATP7B जीन म्यूटेशन इज एसोसिएटेड, ATP7B जीन म्यूटेशन, देखो दिस इज नथिंग बट विल्सन डिजीज का क्लियर कट। ये जनरली क्या है, ATP7 म्यूटेशन क्रोमोसोम 13, दैट इज डिक्रीज्ड सेरम सेल्यूलोप्लाज्मिन, दैट विल लीड टू इंक्रीज कॉपर एक्यूमुलेशन, एंड दैट इज नथिंग बट विल्सन डिजीज। कॉपर ओवरलोड हो गया तो विल्सन डिजीज। मेंके डिजीज की अगर हम बात करें तो मेंके डिजीज क्या होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कनेक्टिव टिश्यू डिजीज ड्यू टू इंपेयर्ड कॉपर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ड्यू टू डिफेक्टिव मेंकेज प्रोटीन ATP7A, नॉट ATP7B। ATP7B है तो दैट इज विल्सन्स, और ATP7A में प्रॉब्लम है, सो दैट इज मेंकेज डिजीज। ये याद रखना दो चीजें। डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ लाइसाइल ऑक्सीडेज, कॉपर इज ए नेसेसरी फैक्टर लाइसाइल ऑक्सीडेज के लिए। सो जनरली क्या होगा, डिफेक्टिव कोलाजन क्रॉस लिंकिंग, ब्रिटल किंकी हेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल डिले, एंड हाइपोटोनिया विल बी सेन इन दिस कंडीशन। सो ये हेमोक्रोमेटोसिस, और ये तो आपका आयरन ओवरलोड और हंटिंगटन्स डिजीज होगा। ज्वाइंट एंड स्किन हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी एंड लैक्सिटी, ज्वाइंट और स्किन, ये देखो दिस इज नथिंग बट, किसी किसी को देखेगा आप स्कूल में भी ऐसे करके मोड़ के पूरा यहाँ तक कर लेता है, स्कूल नहीं यानी कि कॉलेज में ही है ना, जनरली इसको मोड़ के पीछे तक कर लेगा। हम कितना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, बट वो जनरली पीछे तक कर ले, ऐसे इसको खींच के बाहर तक ले जाएगा, ऐसे इलास्टिक। सो दिस इज नथिंग बट इस इलास्टिसिटी याद रखो, और इसे एहलर डैनलोस सिंड्रोम, क्या एहलर डैनलोस सिंड्रोम, ठीक है, दिस इज नथिंग बट एहलर डैनलोस सिंड्रोम। दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, फॉल्टी कोलाजन सिंथेसिस कॉजिंग हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन, इसीलिए वो जनरली स्किन को खींच के यहाँ तक ले आएगा। सो दैट इज हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन, हाइपर मोबाइल ज्वाइंट्स एंड इजी ब्रीदिंग, ऐसे हाथ को पीछे करके ऐसे पूरा पीछे करके ले जाएगा वो जनरली, और आपसे नहीं होगा। सो दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप, हाइपर मोबिलिटी टाइप इसमें जनरली सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है। कमेंट ऑन द डायग्नोसिस, यहाँ पे देखो ये स्क्लेरा जो है हमको जनरली, यहाँ पे स्क्लेरा जनरली व्हाइट कलर का होता है, बट यहाँ पे हमको कैसा दिख रहा है, ब्लू स्क्लेरा दिख रहा है। सो दिस इज नथिंग जनरली बट दिस इज द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये क्या है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्लू स्क्लेरा इज द डायग्नोस्टिक ऑफ इट। यहाँ देखो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या है, जेनेटिक बोन डिसऑर्डर अका ब्रिटल बोन डिजीज, इसको हम क्या भी बोलते हैं, ब्रिटल बोन डिजीज। मोस्ट कॉमन जीन डिफेक्ट कॉल 1A1 एंड कॉल 1A2 जीन डिफेक्ट्स विल बी देयर। मोस्ट कॉमन फॉर्म इज ऑटोसोमल डोमिनेंस विथ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1 कोलाजन, टाइप 1 कोलाजन की डिक्रीज प्रोडक्शन होगी। अच्छा ये मुझे बताओ टाइप 4 कोलाजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर। मल्टीपल फ्रैक्चर्स, इसमें जनरल क्लिनिकल फीचर क्या होगा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में देयर विल बी मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड बोन डिफॉर्मिटीज आफ्टर मिनिमल ट्रॉमा। ब्लू स्क्लेरा दैट इज ड्यू टू ट्रांसलूसेंट कनेक्टिव टिश्यू ओवर कोरोइडल वेन्स, कोरोइडल वेन्स के ओवर जनरली ऊपर में क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट कनेक्टिव टिश्यू होगी, दैट विल गिव राइज टू द ब्लू स्क्लेरा, जो यहाँ पे हमको कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है। मे हैव टूथ एबनॉर्मलिटीज, लैक ऑफ डेंटिन विल बी देयर एंड दैट विल लीड, और उस कंडीशन अगर जहाँ पे टूथ डिफॉर्मेशन दिख रहे हैं, सो दैट कंडीशन विल बी पर्टिकुलरली कॉल्ड एज डेंटियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और वो भी जनरली ड्यू टू एबनॉर्मल ऑसिकल्स, क्योंकि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑस्टियोजेनेसिस यानी कि बोन की फॉर्मेशन इज इम्परफेक्ट, इट इज नॉट परफेक्ट ड्यू टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1 कोलाजन। मेन थिंग यहाँ पे ये है, और ये याद रखना ब्लू स्क्लेरा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इफ यू टॉक अबाउट स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होगा, सबसे पहले डिक्रीज विटामिन सी की हमको कंडीशन दी होगी। देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ सोलन गम्स, इजी ब्रूजिंग एंड पेटकिया, ब्लीडिंग की जनरली कंडीशंस होगी वहाँ पे। हीमार्थ्रोसिस विल बी देयर, एनेमिया, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है एनेमिया ऑफकोर्स होगा। पुअर वुंड हीलिंग होगा, कॉर्क स्क्रू हेयर एंड सब पेरियोस्टियल
hemorrhages will be seen. Rickets में अगर हम देखें there will be decreased vitamin D in children and genu varum will be seen, that is bow legs will be seen. Adults में अगर हम देखें तो जनरली विटामिन डी की कमी से क्या होगी, ऑस्टियोमेलेसिया, बोन पेन एंड मसल वीकनेस विल बी देयर. वहीं पे अगर हम जनरली यहाँ पे पेजेट्स डिजीज की बात करें, देखो पेजेट्स डिजीज क्या है, डिजीज ऑफ बोन है ना. पेजेट्स और भी होते हैं पेजेट्स डिजीज, बट जनरली पेजेट्स डिजीज जो पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन जिसको हम बोलते हैं, पेजेट्स डिजीज अगर बोन में हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशली देयर इज ए स्पेशल नेम फॉर दैट, दैट इज नथिंग बट ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस. ठीक है, ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस, दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ बोन रिमॉडलिंग. देयर विल बी डिफेक्ट इन द बोन रिमॉडलिंग एंड मोजाइक पैटर्न एंड उवेन लैमिलर बोन विल बी सीन. अगर पेजेट्स डिजीज ओवरऑल की हम बात करें तो दिस इज नथिंग बट नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा है ना. पेजेट्स डिजीज जब बोन बोले तो दैट इज जनरली ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस. डायरेक्ट पेजेट्स डिजीज बोले तो दैट इज नथिंग बट नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा. एक्सटेंशन ऑफ अंडरलाइंग DCIS, डक्टल कार्सिनोमा, in situ or invasive breast carcinoma of the lactiferous ducts and into the contiguous skin of nipple, eczematous patches over nipple and areolar skin. पेजेट सेल्स जनरली क्या होगा, इंट्राएपिथेलियल एडिनोकार्सिनोमा सेल्स को जनरली हम क्या बोलेंगे, पेजेट सेल बोलेंगे. पेजेट डिजीज ऑफ बोन अलग चीज़ है. ठीक है, तो मैंने वो भी आपको बता दिया. आगे देखो, बस अब थोड़ा सा रह गया. कमेंट ऑन द डायग्नोसिस फ्रॉम द फॉलोइंग कैरियोटाइप. इस अगेन कैरियोटाइप आपको दिया हुआ है तो आप जनरली देखो 2 2 2 2 2 5 ठीक है, इसमें सब में ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है. यहाँ पे देखो 21 पे जनरली 3 है, 21 पे 1 2 3 है. सो जनरली दिस इज एन ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी इज सीन ऑन 21 एंड दैट इज नथिंग बट डाउन सिंड्रोम, वो सबको पता है. कॉन्सैंग्युइनिटी इज सीन विथ व्हिच पैटर्न, मैंने शुरू में ही बताया था ये चीज़, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉलीजेनिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में जनरली देखो पॉलीजेनिक पैटर्न हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस, गाउट, साइजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स में. सो यहाँ पे क्या है, फैमिलियल हाइपर of the following as a polygenic pattern of inheritance. So this is nothing but, यहाँ पे अगर सब दिया हुआ तो दैट इज नथिंग बट फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया. ठीक है, कोलेस्टेरोलेमिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. BRCA is located on है ना, BRCA is located on which chromosome? BRCA1 is located on generally associated with breast, ovarian, prostate and pancreatic cancer. BRCA1 और 2 ये न्यूक्लिया, मैंने सारी चीज़ें एक जगह पे रख दी हैं. So generally this is associated with breast, ovarian, prostate and pancreatic cancers. So generally this is on the chromosome 17q21, that is, और अगर एग्जैक्ट पूछे तो 17q21.31. ठीक है, लोकस तक अगर हमको एग्जैक्ट पॉइंट तक जाना. द डिफेक्ट मार्फन सिंड्रोम में क्या होगा, फिब्रिलिन 1 का डिफेक्ट, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको. आर्म स्पैन क्या होगा, हाइट से ज़्यादा हो जाएगा. जंपिंग जीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन बोलते हैं. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमास डेवलप ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम. दिस इज नथिंग बट 13q14.11. एग्जैक्ट अगर लोकेशन बताऊं तो मैं ये देखो, विल्म्स ट्यूमर एनारिडिया कॉम्प्लेक्स वेगर सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, दिस इज 11p13 डिलीशन. रेटिनोब्लास्टोमा 13q14.11 डिलीशन. प्रेडर-विलियन एंजलमैन सिंड्रोम 15q11.13 डिलीशन. डाइजर सिंड्रोम जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, दैट इज नथिंग बट 22q11 deletion. So these are all the deletions associated with this. Man has features of arm span greater than height है ना, जनरली देखो हो गया यहाँ पे. मार्फन सिंड्रोम, सबलक्स लेंसेज, फ्लैटन एंड डायलेटेशन ऑफ द आर्टिक बल्ब विच ऑफ द मस्ट, यही है. शॉर्टेस्ट क्रोमोजोम इज, देखो क्रोमोजोम 1 क्या है, लार्जेस्ट क्रोमोजोम है ना. ठीक है, क्रोमोजोम 21 की अगर हम बात करें तो दिस इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन ऑटोसोम. दो होता है, एक ऑटोसोम होता है और एक सेक्स क्रोमोजोम. सेक्स क्रोमोजोम तो एक ही पेयर है, उसके बाकी जितने इधर हमारे पास, सो दैट इज नथिंग बट ऑटोसोम. ठीक है, सो ये जनरली हमको इधर पता चल गया. अभी देखो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो हमको करनी नहीं है ना. बस 2-3 क्वेश्चन कर ही लेते हैं. चलो, ऑटो इम्यून थायरॉइडाइटिस इज सीन विथ. ठीक है, ऑटो इम्यून थायरॉइडाइटिस इज सीन विथ, इट इज नॉट सीन विथ जनरली मार्फन. किसमें देखा जाता है उससे ज़्यादा क्या याद रखो, ऑटो इम्यून थायरॉइडाइटिस इज नॉट सीन इन मार्फन्स. और वहीं पे जनरली हमको क्या हुआ, सीन इन दिया हुआ है. सो सीन इन क्या क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम. दिस विल बी सीन इन ऑटो इम्यून थायरॉइडाइटिस, विल बी सीन इन डाउन सिंड्रोम, जनरली Turner syndrome and congenital rubella syndrome. All are true about Lyon's hypothesis. Lyon's की hypothesis के लिए सब true है except देखो Lyon's hypothesis क्या बोलता है कि only one of X chromosome is genetically active. Inactivation occurs on the day 5 and a half of generally embryonic life. Genetic XIS
T, that is genetic cyst causes generally gene silencing or generally only X chromosome from the mother undergoes pignosis. No, this is the wrong answer. So यही तीन चीजें हैं और ये एक जनरली क्या है रॉन्ग है. प्रिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन डिपेंडिंग ऑन पेरेंट ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. ये सब जस्ट ऐसे कर लो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वो जाने की जरूरत है नहीं. मुझे द फॉलोइंग इज एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. मैंने आपको पूरा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ऊपर बताया, दैट इज नथिंग विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स. Which is true about डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में जनरली क्या होगा, डिक्रीज इन अल्फा फीटोप्रोटीन. अच्छा यहाँ पे रोको और मुझे बताओ कि अल्फा फीटोप्रोटीन कहाँ कहाँ पे इंक्रीज होते हैं. दिस क्वेश्चन इज अ कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ जनरली. आपको ये कहाँ पर भी याद रखना होगा, पैथोलॉजी में तो याद रखना ही होगा अल्फा फीटोप्रोटीन कहाँ कहाँ पे बढ़ता है. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन गाइनो में भी आपको जनरली ये काम लगेगी, बहुत ज़्यादा काम लगेंगे ये चीज़ें. सो जनरली टेल मी दिस आंसर एंड दिस विल बी ऑल फॉर योर जनरली ये हमारा जेनेटिक्स. सो आई हैव ट्राई टू कवर इट मोर फास्ट. मैंने ज़्यादा फास्ट करके इसको कवर करने की ट्राई की है. सो जनरली उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो जनरली यू कैन राइट. वरना जनरली क्या होता है कि वन वी आर रिवाइजिंग है ना, जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो वी वांट अ लिटिल बिट फास्ट, ताकि बहुत सारा टाइम एक ही सब्जेक्ट पे देने से बेहतर क्या है कि जनरली वी गिव अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स इक्वली. क्योंकि हमको एक सब्जेक्ट पढ़ के हमको एमडी तो करना है नहीं, है ना. एमडी किसी सब्जेक्ट में अभी हमको करना है नहीं करना है, वी हैव जस्ट टू पास द एग्जाम, है ना. पास एग्जाम करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए या फिर रैंक बेहतर करने के लिए. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग अ लिटिल बिट फास्ट हेयर. नहीं तो इसको करता तो मैं 2-2.5 घंटे जाता है, ठीक है. सो इफ़ यू वांट, अगर वो जो जनरली व्हाट वी से कि वहाँ पे जो जनरली था ना वो पेडिग्री एनालिसिस, इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो इन दैट प्लीज़ लेट मी नो. प्लस सीबीसी एनालिसिस है ना, जनरली हेमाटोलॉजी रिपोर्ट एनालिसिस और आरएफटी और केएफटी का रिपोर्ट एनालिसिस कैसे करें. अगर इफ़ यू वांट दैट आल्सो देन प्लीज़ ड्रॉप डाउन अ कमेंट एंड आई विल टेक सम टाइम आउट एंड आई विल ट्राई टू make it easy for you. ठीक है. सो दिस मच फॉर दिस वीडियो एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल पैथोलॉजी. ठीक है. आगे अब माइक्रोबायोलॉजी शुरू करेंगे. दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.